हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो अभी तक हमने क्या है, हमारे दो जो चैप्टर हैं उनके क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया था। कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड जो है हमारा, इस चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया था। तो चलिए फिर आगे के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें हमने क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है आपका, ये चैप्टर भी हम देख चुके हैं यहाँ तक। तो अब आगे जो चैप्टर्स हैं उनकी स्टडी हम कर लेते हैं। जो हमने कल ये देख लिया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो अब आज की क्लास में हम क्या देखेंगे वो एक बार ही हम स्टडी कर लेते हैं। तो जी, तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास चैप्टर नंबर, जो आपका ये चैप्टर है एक कंज्यूमर थ्योरी। कंज्यूमर थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी के ऊपर। कार्डिनल यूटिलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं गणनावाचक गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। गणनात्मक उपयोगिता विश्लेषण जो है, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर आएगा वो आता है कि डिफाइन द टर्म ऑफ यूटिलिटी, कि जो उपयोगिता है वो क्या होती है। उपयोगिता को परिभाषित करें। उपयोगिता को परिभाषित करें। उसके बाद आता है डिस्टिंक्स बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, शो दैट द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शंस। यानी कि आपको एक तो आपको अंतर बताना है कि अंतर बताएं किस किस के बीच में, टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में, कि आपके पास जो सीमांत उपयोगिता है उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। और एक आपको बताना है इसी कंसेप्ट यानी कि इसी अवधारणा को उपयोग करते हुए जो कंज्यूमर सरप्लस है यानी कि उपभोक्ता उपभोक्ता बचत को बताएं। तो ये हमारे पास क्या है, इसका क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि आपकी जो टोटल यूटिलिटी है उसके बारे में हम बताएंगे, जिसका ये डायग्राम है कुल उपयोगिता का। और फिर आप बताएंगे सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता किस प्रकार से हम निकालते हैं, इसका ये दो जो फॉर्मूले हैं ये आप यूज़ करेंगे। डेल्टा टी यू अपॉन में डेल्टा क्यू, यानी कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन और कुल मात्रा में परिवर्तन। एक जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप कुल उपयोगिता को बताते हैं और साथ में आप क्या है सीमांत उपयोगिता को बताते हैं। सीमांत उपयोगिता क्या है, आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, यहाँ पर आपकी ज़ीरो होगी, और उसके बाद आपकी क्या है ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आप बताएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस यानी कि जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता बचत। तो उपभोक्ता बचत हम इसको बोलेंगे, तो इसको हम कैसे निकालते हैं। तो ये आपकी टेबल है, इस टेबल को आप यूज़ करेंगे। कुल उपयोगिता यहाँ पे एक्स वस्तु की दी हुई है कि फर्स्ट यूनिट यानी कि अगर पहली इकाई आप उपयोग करते हैं तो आपकी सीमांत उपयोगिता आपको कितनी मिलती है। और जब आप प्राइस देते हैं तो प्राइस कितना आप देते हैं और एक्चुअल प्राइस क्या है, यानी कि आप कितना प्राइस देने के इच्छुक हैं। यहाँ पे क्या है, इच्छुक हैं आप, उस चीज़ को आप बताते हैं। दूसरा एक्चुअल प्राइस यानी कि जिसको हम बोलते हैं वास्तविक कीमत। तो ये क्या है, हमारे पास वास्तविक कीमत है। तो अब जो इसका कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता की बचत क्या होती है, जो आप कीमत देना चाहते हैं, ये तो क्या है आप देना चाहते हैं, और ये क्या है ये वास्तविक है, यानी कि जो आप असल में बाज़ार में दे के आते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, ये आपकी उपभोक्ता की बचत है, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो ये चीज़ें आप निकालेंगे। उसी को हमने क्या है इस डायग्राम से जो है वो प्रूव करा है कि ये डायग्राम है जिसके अंदर ये आपका सारा क्या है कंज्यूमर सरप्लस है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आता है कि आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जिसको हम हिंदी में लिखते हैं घटती सीमांत उपयोगिता
घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है और इसके महत्व को आप बताएं, यानी कि इसका जो महत्व है वो क्या है, और साथ में इसकी जो लिमिटेशंस हैं यानी कि जो इसकी सीमाएं हैं वो बताएं। तो सबसे पहले इसके अंदर अजम्पशंस आती हैं। तो क्या क्या अजम्पशन है इसकी, यानी कि अगर हम अजम्पशन की बात करें, बेसिक आधारभूत मान्यताएं कि आधारभूत मान्यताएं क्या हैं। तो पहला इसमें आता है कम्युनिटी इज कंज्यूम्ड इज सम स्टैंडर्ड यूनिट सच एज कप ऑफ टी एंड ग्लास ऑफ वाटर एंड सो ऑन। यानी कि जो आप वस्तु का उपभोग कर रहे हैं वो किसी एक इकाई में होना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि वस्तु जो आप उपभोग करते हैं उसकी इकाई समान होनी चाहिए। अर्थात ये कहना क्या चाहता है कि जैसे अगर आप मिल्क का, यानी कि अगर आप दूध का कंजम्पशन करते हैं तो वो आप किस में करते हैं, लीटर में। तो आप साथ में आप लीटर का ही उपयोग करेंगे। दूसरा, अगर आप पानी पीते हैं तो पानी का भी आप क्या है, लीटर के अंदर ही उसको नापते हैं। तो ये चीज़ आप बताएंगे। सेकंड इसके अंदर आता है देयर इज सर्टेन कंजम्पशन ऑफ कम्युनिटी, कि जब आप जिस भी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं वो एक सर्टेन यानी कि एक निश्चित ये और एक कंटिन्यूअस जो है वो होना चाहिए। तो इस लाइन को हम कैसे लिखेंगे सेकंड को, तो सेकंड को हम लिख सकते हैं वस्तु का लगातार उपभोग, कि आप जो वस्तु उपभोग कर रहे हैं तो उसका आप लगातार कैसे कितना हम उसका उपभोग करेंगे, तो उस चीज़ को हम देखते हैं। थर्ड जो इसके अंदर आता है हमारे पास, यूनिट ऑफ वन कम्युनिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, कि जो आप वस्तु उपभोग कर रहे हैं वो दूसरी वस्तु से क्या है, आत्मनिर्भर है, दूसरी वस्तु के ऊपर वो निर्भर नहीं करती। तो ये चीज़ें आती है। उसके बाद हमारे पास जो है कि इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि आप किस तरीके से चीज़ें निकालते हैं, कि अगर आपने जो आइसक्रीम है उसका उपभोग किया है, आइसक्रीम का क्या है उपभोग अगर आप करते हैं, तो पहली यूनिट जब आप उपभोग करेंगे, फिर दूसरी इकाई, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी इकाई जब आप उपभोग करते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि जो आपको सीमांत उपयोगिता मिलती है, ये क्या है, सीमांत उपयोगिता जो आपको मिलती है वो कितनी मिलेगी वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो उसकी 3 कंडीशन है कि यहाँ तक आपको क्या है वो पॉजिटिव मिलती है, फिर ये आपके पास 0 हो जाती है, उसके बाद ये आपके पास क्या है, नेगेटिव है। तो ये तीनों ही क्या है, हमने इस जो हमारे पास ये डायग्राम है इस डायग्राम से दिखाया। तो आप ये डायग्राम भी एग्जाम के अंदर बना के आएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वो आता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कि आपके पास जो समान उपयोगिता, समान सीमांत उपयोगिता, यानी जिसको हम बोलते हैं सम सीमांत उपयोगिता, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, सम सीमांत उपयोगिता के नियम की है, सॉरी यहाँ पे के नियम की व्याख्या करें। उसके बाद है जो हमारे पास यहाँ पे आता है वो क्या आता है हमारे पास, शो हाउ इट इज मॉडिफाइड इन लाइफ ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ कस्टम एंड फैशंस। ये बताता है कि आपका जो ज़िंदगी है, जो जीवन है, जीवन के अंदर कस्टम यानी कि रीति रिवाज, जो रीति रिवाज हैं वो किस प्रकार इससे प्रभावित होते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आपका बनता है।
दूसरा सेम क्वेश्चन आपका कि इसी के अंदर जो है वो आपका बन सकता है क्या, कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कि जो सम सीमांत उपयोगिता का नियम है उसकी व्याख्या करें। ऑल्सो गिव इट्स इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस, कि आपका जो इसका महत्व है वो आप बताएं, और दूसरा इसकी जो सीमाएं हैं वो सीमाएं क्या क्या है वो आप इसके अंदर बताएं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर जो आता है वो आता है डिफाइन द लॉ ऑफ डिफाइन द लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि अधिकतम संतुष्टि के नियम की व्याख्या करें। हाउ डज इट डिटरमाइन आवर स्कीम ऑफ एक्सपेंडिचर, हाउ डज इट डिटरमाइन आवर स्कीम ऑफ एक्सपेंडिचर, कि यह किस प्रकार हमारे खर्च की योजना का निर्धारण करती है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो आपका क्या बनता है, इसमें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करें, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ, कि जो ये नियम है इस नियम की क्या क्या महत्व है इसका, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। तो इस क्वेश्चन को हम जितने भी क्वेश्चन है इन सभी का जो आंसर है वो आपका सेम होगा, और इस टाइप से हम उसका आंसर जो है लिख सकते हैं। कि सबसे पहले आप इसकी भूमिका बताएंगे कि आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, फिर आप इसकी मान्यताएं लिखेंगे जिसको हम बोलते हैं अजम्पशंस, तो ये मान्यताएं आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मान्यताएं क्या क्या हैं, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल, कि जो उपयोगिता की गणना करना संभव है, पहला तो ये है। दूसरा हमारे पास आता है कंज्यूमर इज रैशनल, जो आपका पास उपभोक्ता विवेकशील है, यानी कि वो समझदार है, तो वो अपना जो इनकम है उसको इस प्रकार से खर्च करता है कि उसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आता है, जो इसके अंदर लाइन आएगी वो आती है कि ही वॉन्ट्स मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज इनकम, वह चाहता है कि उसकी आय से उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, तो ये है। उसके बाद आता है कि कंज्यूमर द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज रिमेन्स कांस्टेंट, कि उपभोक्ता की आय हमेशा क्या रहती है, स्थिर रहती है। उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। फिर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज रिमेन्स कांस्टेंट, कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद फिफ्थ आती है हमारे पास प्राइस ऑफ कमोडिटी आर रिमेन्स कांस्टेंट, वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, तो ये चीज़ हम देखते हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है कम्युनिटी इज डिविजिबल इनटू स्मॉल यूनिट्स, कि वस्तु को छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है।
इट मीन्स दैट कंज्यूमर कैन स्पेंड हिज इनकम इन स्मॉल यूनिट ऑफ मनी, जैसे कि तो इसका मतलब क्या है कि उपभोक्ता अपनी आय को छोटे छोटे भागों में उपयोग कर सकता है, सेवेंथ है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड्स, कि जो आपके पास घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। तो ये चीज़ें इसके अंदर है। फिर जब आप एक्सप्लेनेशन इसकी लिखेंगे तो आप ये टेबल बनाएंगे, और इस टेबल की हेल्प से ही हम क्या है, इसकी जो यूटिलिटी है वो हम इसके अंदर देखते हैं कि आप पहले कितने रुपए आप स्पेंड करते हैं, फिर आप इसकी क्या है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगो है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क है, यानी कि सीमांत उपयोगिता जो है आम की वो क्या है, और सीमांत उपयोगिता आपके पास जो दूध है उसकी क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देखेंगे, और ये दोनों डायग्राम आप इसके अंदर बनाएंगे। तो ये डायग्राम इसके अंदर आते हैं। उसके बाद आपके पास जो मॉडर्न स्टेटमेंट है, तो ये आपकी जो मैंने चीज़ें डिटेल में आप जो चैप्टर हमने कवर किए थे तो वहाँ पर ये चीज़ें डिटेल में थी, तो आप इन चीज़ों को वहाँ पर स्टडी करेंगे। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ, कि इस लॉ की क्या क्या उपयोगिता है, तो इन चीज़ों के मैं पहले डिस्कस कर चुके हैं, और जो आपकी बुक है उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी गिवन है, तो आप वहाँ से इन चीज़ों को देख लें। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट कि आपका एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, की जो घटती सीमांत उपयोगिता है उसकी व्याख्या करें। यहाँ पे आता है क्या, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या करें। उसके बाद आता है हाउ इट इज़ द कंज्यूमर डिमांड कर्व डिराइव्ड थ्रू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता वक्र की सहायता से मांग वक्र का निर्धारण करें। या आप इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में और कैसे आ सकता है कि लॉ ऑफ एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, की मार्जिन इसकी व्याख्या करें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। हाउ इट इज ए कंज्यूमर डिमांड कर्व ऑब्टेन फ्रॉम द मार्जिनल यूटिलिटी, कि उपभोक्ता ये कह रहा है कि जो आपकी घटती सीमांत उपयोगिता से किस प्रकार उपभोक्ता मांग वक्र का निर्धारण होता है। तो वो चीज़ आप बताएंगे इसके अंदर। तो पहले आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे, वो सारी चीज़ें आप बताएंगे इसके अंदर। फिर आप ये डिराइव्ड किस प्रकार से होता है, यानी कि किस प्रकार से आप जो है मांग वक्र बनाते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से। तो वो एक जो कर्व है हमने यहाँ पर इस कर्व को बनाया है, तो वो चीज़ें आप देख लें। ये सारी चीज़ें आपकी जो बुक है उसमें ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो चैप्टर है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं क्रमवाचक। ये हमारे पास क्या है, क्रमवाचक उपयोगिता
क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत। तो क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत क्या है? इसी को हम हिंदी में बोलते हैं तटस्थ या अधिमान वक्र या अधिमान वक्र दृष्टिकोण। तो ये क्या होता है, इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द इंडिफरेंस कर्व, जिसको हम बोलते हैं क्या कि तटस्थ वक्र क्या होता है, ये आपको बताना है। डिस्कस देयर मेन प्रॉपर्टीज एंड करेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं क्या है। तो ये चीज़ आप इसके अंदर बताएंगे। तो यहाँ पर आप जो एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, जिसको हम बोलते हैं भूमिका। इसको हम क्या बोलते हैं? भूमिका या परिचय। तो ये क्या है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो बुक है वो आपकी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इसका इंट्रोडक्शन लिखें तो इसके इंट्रोडक्शन में कुछ जो बुक है वो आप मेंशन कर दें कि सबसे पहले जो है वो एजवर्थ है, जिन्होंने 1881 में जो इनकी बुक थी मैथमेटिकल फिजिक्स, तो इसके अंदर इन्होंने बताया। फिर उसके बाद हिक्स एंड एलन आते हैं, जिन्होंने 1934 के अंदर इनकी जो बुक है ए रिकन्सिडरेशन ऑफ थ्योरी ऑफ वैल्यू, ये बुक जो है वो इनका नाम इंग्लिश में, तो इसको हम हिंदी में नहीं कर सकते। उसके बाद जो हिक्स है इनकी खुद की बुक का नाम है वैल्यू एंड कैपिटल। तो उसके बाद आप बताएंगे कि आपका जो आईसी कर्व है वो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर बताएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो आपकी अजम्पशंस या मान्यताएं क्या होती हैं। तो इसमें आपका पहला आता है रैशनल कंज्यूमर, विवेकशील विवेकशील उपभोक्ता। दूसरा आता है हमारे पास ऑर्डिनरी यूटिलिटी, क्रमवाचक उपयोगिता। थर्ड हमारे पास आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर, नॉन स्टेटिटी, ये हम पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन, कि आप जो वस्तुओं का सिलेक्शन करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि लगातार वस्तुओं का उपयोग। उसके बाद ट्रांजिस्टिविटी होता है, तो ये चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ या विशेषताएं इसके अंदर क्या क्या आती हैं। तो फर्स्ट जो इसके अंदर आता है कि आपका जो आईसी कर्व है वो सामान्य तौर पर क्या होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। तो ये आप बताएंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है, जो सेकंड आता है कि जो आपके पास कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये हमारे पास होता है। तो ये चीज़ हम बताएंगे। जो हमारे पास थर्ड हमारे पास आता है कि टू आईसी कर्व नेवर टच और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि ना तो दो आईसी कर्व, दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को ना तो छूते हैं और ना ही काटते हैं। ठीक, ना ही तो एक दूसरे को
टच करेंगे ऐसे ही, और ना ही वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि एक दूसरे को काटते हैं। तो ऐसी दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं होगी। उसके बाद आता है हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि ऊंचा ऊंचा तटस्थता वक्र, ऊंचा तटस्थता वक्र ऊंचे ऊंचे संतुष्टि ऊंचे संतुष्टि स्तर को बताता है। तो ये चीज़ है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ, इसमें आईसी कर्व शुड जनरली नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, की सामान्यतः तटस्थता वक्र एक्स अक्ष या वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करता है, कि आपका ना तो इस ओ वाई एक्सिस को ये टच करेगा और ना ही ये ओ एक्सिस को टच करता है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होती। तो ये आप इसमें बताएंगे इसकी एक विशेषता में। फिर आता है हमारे पास आईसी कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर, कि ये ज़रूरी नहीं है कि दो तटस्थ वक्र एक दूसरे के समान अंतर हो, यह आवश्यक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जब एक दूसरे के पैरेलल ये ना हो। उसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे जिसको हम बोलते हैं निष्कर्ष। तो ये आप लिखेंगे। सेकंड जो हमारे पास इसके अंदर आता है क्वेश्चन, वो आएगा कि एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कि उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करें आईसी कर्व की मदद से। तो वो आप किस प्रकार के करेंगे, इसके अंदर आप जो इसका इंट्रोडक्शन है, जो आपकी भूमिका है, उसके अंदर आप क्या बताएंगे कि कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम है यानी कि जो उपभोक्ता का संतुलन बिंदु है वो क्या होता है। इसकी अगर आपको डेफिनेशन यानी कि परिभाषा आती है तो आप वो बताएंगे। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन आती है। तो एक्सप्लेनेशन के आप अंदर जो है इसकी दो कंडीशंस बताएंगे। कंडीशंस जो यानी कि इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर दो शर्तों के बारे में बताएंगे कि उपभोक्ता का संतुलन कहाँ कहाँ पर होता है। पहली शर्त है कि बजट लाइन इन शुड बी टेंजेंट टू आईसी कर्व, कि जो आपके पास बजट रेखा आईसी कर्व को स्पर्श करे। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरे है हमारे पास कि आईसी कर्व आपका क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि ये जो दो डायग्राम है, ये डायग्राम हमने बनाए। तो ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने हैं कि आपका जो ई पॉइंट है यहाँ पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि उसका जो संतुलन बिंदु है वो इस पॉइंट के ऊपर होगा। उसके बाद ये कॉर्नर सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं कि कोण। ये आपके पास क्या है, एक कोने के अंदर जो है कंज्यूमर का कहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है। तो ये चीज़ आप देखेंगे। उसके बाद लास्ट में आप इसका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष आप लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कि एक्सप्लेन द प्राइस इफेक्ट, कि आपके पास जो कीमत प्रभाव है, कीमत प्रभाव की व्याख्या करें। फिर हमारे पास आता है इनकम इफेक्ट, यानी कि जो आपके पास आय प्रभाव है वो क्या होता है। फिर हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन, कि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है वो बताएं। किसकी मदद से, आईसी कर्व की मदद से, यानी कि आईसी यानी कि तटस्थ वक्र की मदद से कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव की
व्याख्या करें। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है यहाँ से, हाउ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आर सेपरेट फ्रॉम द प्राइस इफेक्ट। कि आपका जो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव किस प्रकार से कीमत प्रभाव से अलग किया जा सकता है। तो ये आपको बताना है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एक तो आपको सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, यानी कि अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं यानी कि भूमिका जब आप बनाएंगे, तो इसके अंदर आप स्टार्टिंग में एक पर शॉर्ट में बता देंगे कि आपके पास जो आईसी कर्व है या इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होता है। उसके बाद आप बताएंगे कि जो कीमत प्रभाव है वो कीमत प्रभाव आपके पास क्या होता है, कि जो आपके पास कीमत प्रभाव है वो कीमत प्रभाव आपका क्या है, आय प्रभाव, और जो प्रतिस्थापन प्रभाव है उसका जोड़ होता है। क्या होता है? उसका जोड़ होता है, उसका समीशन ये होता है। तो ये चीज़ आप इसके अंदर बताएंगे। ये आपके पास से इसका डायग्राम आता है, तो इस डायग्राम को आप बताएंगे। उसके बाद ये आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, ये क्या होते हैं वो इसके अंदर आप बताएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें हिक्स की अप्रोच क्या है। जो हिक्स है हमारे पास, एक उसका दृष्टिकोण क्या होता है इस चीज़ को लेके, तो उसके दृष्टिकोण की आप व्याख्या करेंगे कि आप सेपरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट फ्रॉम फॉर नॉर्मल गुड्स, कि सामान्य वस्तु के साथ में प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव को अलग करना, ये हम इसके अंदर देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन करी हैं कि किस प्रकार से आप इन चीज़ों को अलग कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे। ये आपके पास डायग्राम है इसके, तो ये 2 डायग्राम आपके एग्ज़ाम में इसके अंदर आते हैं। उसके बाद इसके अंदर आप क्या है, निष्कर्ष लिख देंगे आखिर में। तो ये डायग्राम जो है वो इफ़ेक्ट्स किस तरीके से अलग होते हैं वो आप जो इस चैप्टर है उस चैप्टर की वीडियो आप अच्छे से देख लें। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू सेपरेट प्राइस इफेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। कि आप कीमत प्रभाव से किस प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव को अलग कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे। उसके बाद आता है, व्हाट विल बी द शेप ऑफ डिमांड कर्व व्हेन इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, गिव द रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यानी कि इसके अंदर आपको बताना है कि जो आपके पास डिमांड कर्व है वो आपका कब उसके ऊपर जो है नेगेटिव आपके पास क्या होता है, आय प्रभाव, यानी कि ऋणात्मक आय प्रभाव आपका किस कंडीशन में होगा वो आप इसके अंदर बताना है। दूसरा इसके अंदर आपको बताना है कि जो आपके पास प्रतिस्थापन प्रभाव है वो आप जो है प्रतिस्थापन प्रभाव आपका कम होता है। यानी कि आपका जो आय प्रभाव है इसमें आय प्रभाव आपका क्या है, ज़्यादा होता है। आय प्रभाव आपके पास क्या है, ज़्यादा होता है। किसकी तुलना में? प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में।
तो ये ऐसी कंडीशन कब होती है, किस गुड के केस में होती है, यानी कि किस वस्तु की स्थिति में ऐसी चीज़ होती है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। और आपका जो आंसर है उस आंसर के साथ में आपको रीज़न बताना है, यानी कि आप गिव द रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, कि अपने अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताएं। तो कारण आपको बताना है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे एक बुक में जो थ्योरी है आपकी जो मैंने कराई है कि गिफन गुड पैराडॉक्स जो है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। गिफन गुड पैराडॉक्स का मतलब है गिफन वस्तु विरोधाभास तो आपके पास जो गिफन वस्तुएं हैं उसका क्या विरोधाभास है, तो उस केस के अंदर वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इसमें। तो इसमें आप क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन का जो आंसर है कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे जिसमें आप बताएंगे कि जो गिफन वस्तुएं हैं, जो आपकी ये गिफन गुड्स आपकी वस्तुएं क्या होती हैं, तो इसके बारे में आप बताएंगे। इसमें आप इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट गिफन गुड्स के केस के अंदर क्या होता है वो आप यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप इसके अंदर बताते हैं कि इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, यानी कि जो आपके पास आय प्रभाव है वो आपके पास क्या होगा, इस केस के अंदर नेगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक आपके पास होगा। तो जब मैंने इससे पहले आपकी क्लास की जो वीडियोस डाली हैं, तो जब आप गिफन गुड्स का केस जब पढ़ेंगे जो आईसी कर्व की वीडियोस हैं उसके अंदर, तो आपको ये चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। क्या ये आपका जो डायग्राम है, जैसे हमारे पास ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम किस प्रकार से वहाँ पर बनाया गया है, तो वो चीज़ आप वहाँ पर देख लें। उसके बाद आपके पास आता है कि निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष आप लिखेंगे इसमें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आता है कि एक्सप्लेन द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कम्युनिटी, कि वस्तु की कीमत परिवर्तन की स्थिति में, वस्तु की कीमत परिवर्तन की स्थिति में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या करें। तो ये आपको बताना है। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम जर्नल एंड इंफीरियर गुड, एक्सप्लेन यूजिंग सुटेबल डायग्राम। यानी कि ये आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसके बाद सेकंड इसने पूछा है कि आपका जो ये गुड्स जो आपका प्राइस में कीमत में परिवर्तन होना जो है वो आपका किस प्रकार से, अगर हम बात करें सामान्य वस्तु और जो घटिया वस्तु की स्थिति होती है उसमें किस प्रकार से इसमें अंतर है। तो इसमें आपको अंतर बताना है किसके केस में, सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु के केस में किस प्रकार का अंतर इन प्रभावों में पाया जाता है। तो वो चीज़ इसके अंदर आप बताएंगे। और इसके अंदर एक क्या है कि एक्सप्लेन द यूजिंग सुटेबल डायग्राम, कि आपके पास एक जो सुटेबल जो इस बात को प्रूव कर सके ऐसे डायग्राम को आपको बनाना है। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे, पहले तो आपके पास इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम बता देंगे कि आपके पास प्राइस इफेक्ट क्या होता है, यानी कि कीमत प्रभाव क्या होता है, फिर आय प्रभाव क्या होता है, फिर आप बताएंगे इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि
जो आपके पास प्रतिस्थापन प्रभाव है वो क्या है। जब हम बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है अगर हम इसकी व्याख्या करेंगे तो आप प्राइस इफेक्ट बनाएंगे दो गुड्स के केस में। पहला आप इसके अंदर बताएंगे सामान्य वस्तु के केस के अंदर कीमत अगर बढ़ती है तो किस प्रकार का जो प्रभाव है वो इसके ऊपर पड़ेगा। कि जब आपके पास वस्तुएं क्या हो, सामान्य वस्तुएं हो, सामान्य वस्तुएं हो और कीमत आपकी क्या हो, बढ़ती हो, कीमत आपकी इंक्रीज होती हो। दूसरा आप इसके अंदर क्या है, इन्फीरियर गुड के केस के अंदर बताएंगे जब जो आपके पास घटिया वस्तुएं होती हैं, क्या होती हैं, घटिया वस्तुओं के केस के अंदर आप बताएंगे क्या, कि कीमत जब आपकी बढ़ती है तो किस प्रकार की जो स्थिति होती है, वो इफेक्ट होते हैं। तो वो चीज़ आप इसके अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन आता है, ये तो आपके पास इनकम इफेक्ट है कि इनकम इफेक्ट आपका पास यहाँ पर पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर आपके पास जो इनकम इफेक्ट है इन्फीरियर गुड के केस में वो आपके पास क्या है, नेगेटिव होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप इसके अंदर यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ऑल द गिवन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स बट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। ये कह रहा है कि जितनी भी आपकी गिवन गुड्स हैं वो सारी सारी क्या है, घटिया वस्तुएं होती हैं। क्या कह रहा है, सभी गिवन वस्तुएं घटिया होती हैं। ठीक। दूसरा इसने लिखा है बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स, यानी कि सभी घटिया वस्तुएं, ये क्या कह रहा है, लेकिन सभी घटिया वस्तुएं गिवन वस्तुएं नहीं होती हैं। और इसकी आप क्या करें, व्याख्या करें। दूसरा, ये इसी क्वेश्चन को आपसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व द डिफरेंस बिटवीन इंफीरियर गुड एंड गिवन गुड, कि तटस्थता वक्र की सहायता से घटिया वस्तुओं और गिवन वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करें। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है यहाँ पर, एंड विच इज द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड वाई, कि इसमें आपका जो एक्सेप्शंस यानी कि जो मांग के अपवाद हैं वो क्या क्या हैं, कि मांग के नियम के अपवाद क्या हो सकते हैं और क्यों। तो ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, तो इसके अंदर जो हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिखते हैं कि इन्फीरियर गुड्स क्या होंगे वो आप बताएंगे, गिवन गुड्स क्या होते हैं वो आप बताएंगे। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो आप करेंगे किससे, आईसी कर्व जो है उसके साथ में आप ये भी बताएंगे कि जो आप रॉबर्ट गिफन जो है उन्होंने जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी हेल्प से जो आपका गिफन कोर्स है वो क्या है वो बताए थे। तो और इसके अंदर आप एक्सप्लेन क्या करेंगे कि गिफन गुड्स इन केस ऑफ प्राइस फॉल, कि अगर वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है तो उसके दौरान आप क्या करेंगे कि आपकी जो प्राइस की कीमत है वो किस प्रकार से अगर कम होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरा, अगर आप घटिया वस्तु या इन्फीरियर गुड के केस में अगर कीमत कम होती है तो आप किस प्रकार से इसका जो है डायग्राम आप बना सकते हैं। डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है ड्रॉ ए प्राइस कंजम्पशन कर्व डिराइव
विद इट्स हेल्प ऑफ डिमांड कर्व, कि आपको एक क्या है कीमत उपभोग वक्र ड्रॉ करना है। क्या? कीमत उपभोग वक्र आप बनाएं, कीमत उपभोग वक्र की रचना करें एंड डिराइव इट्स हेल्प द डिमांड करो, और इसकी मदद से मांग वक्र की रचना करें। तो ये दो क्वेश्चन इसके अंदर है। तो सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन जो लिखेंगे कि आपके पास प्राइस कंजम्पशन कर्व आपके पास क्या होता है, तो वो आप इसके अंदर बताएंगे। दूसरा, जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आप एक तो डायग्राम यही बनाएंगे जो आपका पास प्राइस कंजम्पशन कर्व यानी कि कीमत उपभोग वक्र आपका पास क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और फिर एक जो आप डायग्राम बनाएंगे कि आप जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है उसकी मदद से आप किस प्रकार से जो है मांग वक्र का निर्माण करते हैं, तो वो चीज़ आप इस डायग्राम जो है इसकी हेल्प से आप चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे पास ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आप इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बचे हुए और चैप्टर हैं तो उनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में मिलते हैं फिर आपकी जो चैप्टर है उसके में।